डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए बीए थर्ड ईयर का सेकंड पेपर लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम पढ़ते हैं। ये आपका पेपर रिटन है बीए थर्ड ईयर के लिए। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आपके सिलेबस का पहला यूनिट है लोक प्रशासन की अवधारणा, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व यानी कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आपका पहला चैप्टर लोक प्रशासन। दो शब्दों लोक और प्रशासन का सम्मिश्रण है, अतः लोक प्रशासन का अर्थ जानने के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम इन दोनों शब्दों का अर्थ पृथक पृथक रूप से समझ लें। अंग्रेजी भाषा के शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी अनुवाद जो लैटिन भाषा के दो शब्दों एडमिनिस्ट्रेट से मिलकर बना है। इन दो शब्दों का सामूहिक अर्थ व्यवस्था करना या व्यक्तियों की देखभाल करना या कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करना है। प्रशासन एक व्यापक प्रक्रिया है जो सभी सामूहिक कार्यों के बारे में, चाहे वे सार्वजनिक हो या व्यक्तिगत, सैनिक हो अथवा सैनिक, बड़े हो अथवा छोटे, सभी के संबंध में लागू होता है। यह एक सहयोगी कार्य है जो सुनिश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। वास्तव में सहयोग की भावना प्रशासन में के मूल में बसी है, क्योंकि मानव सभ्यता की बुनियाद भी सहयोग ही है। अतः प्रशासन या प्रशासनिक तत्व सभ्य समाज के उद्गम से भी पहले से विद्यमान रहा है। बदली हुई परिस्थितियों में इसके स्वरूप में भले ही अंतर आया हो, लेकिन इसकी आत्मा आज भी सहयोग पर आधारित है। जैसा कि प्रशासन को परिभाषित करते हुए E.N. ग्लेडन ने कहा है, प्रशासन एक लंबा तथा अलंकारयुक्त शब्द है, किंतु इसका अर्थ सीधा साधा, क्योंकि इसका अर्थ लोगों की देखभाल करना तथा पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था करना है। आगे एल डी वाइट की परिभाषा के अनुसार एल डी वाइट ने क्या कहा, किसी प्रयोजन या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण ही प्रशासन है। जैसे आप अपने घर में भी देखते हो लोगों को कैसे नियंत्रित किया जाता है, कैसे उनको निर्देश दिया जाता है, तो वो भी एक प्रशासन का ही भाग है। चाहे वो किसी भी गांव, नगर, समाज या राज्य या नेशन स्टेट में हर एक व्यवस्था करना और सरकार के नीतियों को आम जनमानस तक पहुंचाने तक का हर एक प्रक्रिया प्रशासन के दौर से गुजरती है। प्रशासन अपने आप में व्यापक अवधारणा है। लूथर गुलिक का आप परिभाषाएं नोट कर लीजिएगा, इसको फुटनोट्स बना लीजिएगा। ये चूँकि परिभाषाएं आपको हमेशा आगे मिलती रहेंगी, इसलिए बेहतर है कि अभी से इसका नोट्स बना लें। पिपनर एवं क्रिस्तस ने इनका भी परिभाषा देख लीजिए आप। हम केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ दे रहे हैं, बाकी आप वीडियो को पॉज करके फुटनोट्स या उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रशासन का अर्थ जानने के बाद अब जरा लोक का क्या अर्थ है उसको जान लेते हैं। लोक शब्द का तात्पर्य साधारण आदमी या जनसाधारण है। लोक शब्द सार्वजनिकता का द्योतक है, न कि किसी विशिष्ट वर्ग का। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोक शब्द जिस क्रिया के साथ जुड़ जाता है वह आम आदमी से संबंधित हो जाता है, न कि किसी वर्ग विशेष तक सीमित रहती है। लोक का मतलब पब्लिक है और पब्लिक में सभी लोग शामिल हो जाते हैं, न कोई एक वर्ग न कोई विशेष वर्ग। इसमें उस राज्य या संबंधित क्षेत्र के बारे में ही द्योतक होता है। तो आइए जरा लोक प्रशासन को देखते हैं। लोक तथा प्रशासन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ जान लेने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लोक प्रशासन वह प्रशासन है जो आम लोगों से संबंधित है। दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनका क्रियान्वयन सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी संस्था के द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा संपन्न क्रियाएं व्यापक, सार्वजनिक और लोकहित की होती हैं, इसलिए उन्हें लोक प्रशासन की परिधि में सम्मिलित किया जाता है। यदि हम पिफनर एवं क्रिस्तस की प्रशासन की परिभाषा को आधार बनाएं तो कह सकते हैं कि जब किसी प्रयोजन या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों को संगठित तथा निर्देशित करने का कार्य सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी निकाय के द्वारा किया जाता है तो वह लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनका संबंध लोक नीति का निर्माण करने एवं उसको कार्यान्वित करने से है। लोक प्रशासन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करना है तो आप विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को देख सकते हैं। जैसे एल डी वाइट के अनुसार वे संक्रियाएं आ जाती हैं, यानी लोक प्रशासन में वे क्रियाएं आ जाती हैं जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूर्ण अथवा क्रियान्वित करना होता है। यानी इनके अनुसार ये है लोक
प्रशासन वे सभी क्रियाएं, वे सभी कार्य सम्मिलित की जा सकती हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या उनको क्रियान्वित करना है या लागू करना है। ये आपका एल.डी. वाइट के अनुसार है। ऐसे ही हार्वे वॉकर के अनुसार सरकार द्वारा कानून को क्रियान्वित करने वाली क्रिया ही प्रशासन है। इनके कहने का तात्पर्य है कि सरकार जो भी विधि संगत या संवैधानिक अनुसार कार्य करती है वही क्या है, प्रशासन है। इसी प्रकार विलोबी का भी परिभाषा आप देख सकते हैं। इसके बाद वुड्रो विल्सन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्या वो लोक प्रशासन के बारे में कहते हैं। हाँ, एक और बात, लोक प्रशासन की जो विषय के रूप में अध्ययन की शुरुआत है आधुनिक युग के दिन है, और इसका विषय के रूप में अध्ययन की शुरुआत अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से आरंभ हुआ, और इसके जो श्रेय दिया जाता है आपके वुड्रो विल्सन को ही दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इस पे अध्ययन करने की बात की, अध्ययन भी शुरुआत किया, और वे राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे और बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। तो क्या कहते हैं लोक प्रशासन के बारे में, तो वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन के बारे में कहा कि लोक प्रशासन का जन्म तब होता है जब लोक विधि को ब्यौरेवार तथा व्यवस्थित रूप से लागू करने की चेष्टा की जाती है। सामान्य विधि की प्रत्येक विशेष कार्यान्विति प्रशासन की ही एक कला है। तो साफ साफ कहते हैं कानून को लागू करना ही क्या है, लोक प्रशासन है। ऐसे ही ड्वाइट वाल्डो हैं, उनका भी देख सकते हैं, और लूथर गुलिक भी हैं, फिर मार्शल डिमॉक हैं। तमाम लोगों की परिभाषाएं हैं। तो उपरोक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने के पश्चात प्रशासन के संबंध में दो प्रकार के विचार सामने आते हैं, एक क्या व्यापक है और एक संकुचित है। तो व्यापक विचारधारा के अनुसार लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार की संपूर्ण क्रियाएं, चाहे वे विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, किसी से भी संबंधित हो सम्मिलित हैं। यानी अब प्रशासन को अगर आप व्यापक दृष्टिकोण में लेते हैं तो इसमें सरकार के जो तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके द्वारा विधायिका के द्वारा नीति निर्माण करने के पश्चात और उस नीति को लागू करने का कार्य कार्यपालिका को है, और इन दोनों का काम सही ढंग से हो रहा है नहीं, या इन दोनों के कार्यों का विश्लेषण या व्याख्यायित करने का काम न्यायपालिका का है। तो इन तीनों के कार्यों को लागू करने को ही क्या बोलते हैं, हम लोक प्रशासन बोलते हैं। तो इसमें एक तो व्यापक था, फिर इसके समर्थक कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक कौन है और संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक कौन है। तो व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक आपके एल.डी. वाइट, वुड्रो विल्सन, पिफनर एवं मार्शल ई डिमॉक हैं। दूसरी ओर संकुचित विचारधारा के अनुसार लोक प्रशासन में केवल सरकार की कार्यपालिका शाखा से संबंधित क्रियाएं सम्मिलित हैं, और इस विचार के प्रतिपादक आपके गुलिक, साइमन, विलोबी, फ्यूल तथा ऑडवे रीड हैं। संकुचित विचारधारा का मानना है कि लोक प्रशासन या प्रशासन का संबंध केवल सरकार द्वारा किए गए कार्य और उसके द्वारा लागू किए गए नीतियों को ही या कानूनों को लागू करने की शक्ति को ही हम लोक प्रशासन की श्रेणी में रख सकते हैं। तो आइए लोक प्रशासन की प्रकृति को देखते हैं। किसी भी विषय की प्रकृति का सही अर्थ उसकी प्रमुख विशेषताओं, लक्षणों, विषयगत स्वभाव सहित अवधारणात्मक व्याख्या से है, जो उस विषय का सहज रूप स्पष्ट कर सके। लोक प्रशासन की प्रकृति का तात्पर्य है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सम्मिलित क्रियाओं की प्रकृति क्या है। लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में कोई सर्वमान्य विचार अभी तक नहीं उभर सका है, तथा इसमें सम्मिलित क्रियाओं की प्रकृति कैसी हो इस बारे में भिन्न भिन्न मत प्रकट किए गए हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में दो प्रमुख मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनका वर्णन नीचे है। लोक प्रशासन की प्रकृति को हम एक प्रबंधकीय दृष्टिकोण या एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं, और दूसरा विज्ञान या कला है, इस रूप में भी लोक प्रशासन की प्रकृति को हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्रबंधकीय दृष्टिकोण को देख लीजिए। तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है कि लोक प्रशासन की प्रकृति केवल उच्च स्तरीय प्रशासकीय निर्णय लेने, नीतियों एवं कानूनों के व्यवहारिक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करवाने, प्रशासनिक संगठन में नियंत्रण तथा व्यवस्था बनाए रखने तथा नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन से संबंधित है। अर्थात संगठन में उत्तरदायी एवं उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति तथा उनके कृत्य लोक प्रशासन की प्रकृति तथा क्षेत्र को स्पष्ट करते हैं। और जैसे लूथर गुलिक, साइमन, स्मिथबर्ग तथा थॉमसन ने लोक प्रशासन के प्रबंधात्मक दृष्टिकोण का समर्थन किया।
गुलिक के अनुसार प्रशासन का दायित्व कार्य करवाना है, निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करवाना है। अर्थात इनके अनुसार जो व्यक्ति नियम निर्माण प्रक्रिया तथा प्रबंधकीय विभाग से जुड़े हों उन्हें ही प्रबंधकीय दृष्टिकोण को के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। लूथर गुलिक का साफ साफ कहना था कि जो व्यवस्था या संस्थान के शीर्ष पदों पर है यानी प्रबंध की व्यवस्था से उन्हें ही प्रबंधकीय या निर्णय निर्माण प्रक्रिया के पदों पर उनको रखना चाहिए। इसी प्रकार स्मिथवर्थ थॉमसन ने भी अपनी पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा है। स्मिथवर्थ और थॉमसन की पुस्तक क्या नाम है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी ओर जरा एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक ये मानते हैं कि लोक प्रशासन में केवल उच्च स्तरीय अधिकारी उनकी प्रबंधकीय प्रणालियों तथा प्रबंधन ही सम्मिलित नहीं है, बल्कि संगठन में कार्यरत सभी कार्मिक जैसे क्लर्क, चपरासी, सफाई कर्मचारी इत्यादि सहित संयुक्त रूप से प्रशासन को संचालित करते हैं। अर्थात संगठन में लगे हुए बड़े से लेकर छोटे से छोटे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों को प्रशासन का अभिन्न अंग माना जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संपादित की जाने वाली क्रियाओं का समग्र योग है। एकीकृत दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक आपके पिफनर, एफ.एम. मार्क्स और एल.डी. वाइट हैं। एल.डी. वाइट ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि लोक प्रशासन उन सभी कृत्यों से मिलकर बना है जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना या उसे लागू करना होता है। ये एल.डी. वाइट के एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। फिर पिफनर, देखिए जरा, तथ्यों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट या विशेष ज्ञान तथा यह मानव की बौद्धिक क्षमताओं का उत्कृष्ट प्रमाण है। एल बर्नार्ड ने विज्ञान को 6 प्रमुख प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित करते हुए कहा है कि परीक्षण, सत्यापन, परिभाषा, वर्गीकरण, संगठन तथा उन्मुखीकरण, जिसमें पूर्वानुमान एवं प्रयोग भी सम्मिलित है, विज्ञान है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान प्रमाणिक माना जाता है एवं तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है, वह विज्ञान है। तो ये था विज्ञान क्या है उसके बारे में। अब आगे पढ़ते हैं, क्या लोक प्रशासन विज्ञान है अथवा कला है। तो लोक प्रशासन के क्षेत्रों में विद्वानों का एक वर्ग लोक प्रशासन को विज्ञान मानता है। इस मत के प्रबल समर्थक आपके विलोबी, लूथर गुलिक, लिंडर उर्विक, वुड्रो विल्सन, चार्ल्स ए बियर्ड इत्यादि हैं। इन विद्वानों के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में कुछ एक ऐसे सिद्धांतों का विकास हो चुका है जो सार्वभौम्य हैं तथा सभी परिस्थितियों में लागू होने के योग्य हैं। उन सिद्धांतों को लागू करके हम किसी भी प्रशासन से वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। विलोबी क्या कहते हैं कि प्रशासन में भी विज्ञान को विशिष्ट लक्षणों के अनुरूप कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। इसी प्रकार चार्ल्स सी बेयर्ड का मानना है कि लोक प्रशासन ऐसे नियमों एवं सिद्ध सूत्रों का विकास हो गया है जिनके बारे में अनुभव के आधार पर यह पता चलता है कि उन्हें निश्चित व्यवहार में लागू किया जा सकता है और उनसे लगभग भविष्यवाणी भी की जा सकती है। ये लोग लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं और विज्ञान मानने के पक्ष में विभिन्न तर्क दिया। और दूसरे लोग क्या है कि विद्वान दूसरे वर्ग के अनुसार लोक प्रशासन एक कला है। ये लोग लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानते हैं। ऐसा कौन से विचारक हैं? एक है आपके ऑर्डवेरियड और क्लैडन। ऑर्डवेरियड के शब्दों में प्रशासन एक सुंदर कला है। रीड ने क्या कहा? प्रशासन एक सुंदर कला है। इन विचारकों का मानना है कि क्रियात्मक रूप में लोक प्रशासन एक कला है। जैसे अकबर, नेपोलियन, समुद्रगुप्त, अशोक इत्यादि प्रशासकों ने यह सिद्ध कर दिया है, क्योंकि बिना किसी प्रशासनिक ज्ञान या प्रशिक्षण के सभी बहुत अच्छे प्रशासक सिद्ध हुए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि लोक प्रशासन व्यक्तिगत गुण या नैसर्गिक प्रतिभा द्वारा प्रभावित होता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रशासन एक कला है। निष्कर्ष के रूप में यह हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान और कला दोनों है। क्या है? लोक प्रशासन विज्ञान और कला दोनों है। सैद्धांतिक तथा विषय दृष्टि से यह विज्ञान के अधिक निकट है, जबकि व्यवहारिक रूप में यह कला के गुण अपने में समाये हुए है। ये आप कथन हमेशा याद रखिएगा। अब आइए लोक प्रशासन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक अध्ययन विषय के क्षेत्र का अभिप्राय है कि उस विषय के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से कार्य या क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र राज्य तथा सरकार के क्षेत्र के समरूप है, किंतु यदि हम सूक्ष्म रूप में विचार करें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने की लोक प्रशासन का क्षेत्र अभी भी पूर्णतः स्पष्ट नहीं पाया है,
क्योंकि कुछ मूलभूत प्रश्नों का सर्वमान्य हल खोजा जा रहा है। फिर भी इस अध्ययन विषय के क्षेत्र को समझने में निम्नांकित दृष्टिकोण लाभदायक हो सकते हैं। तो इसका जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है कहाँ तक है, संकुचित दृष्टिकोण में हम देखेंगे, व्यापक दृष्टिकोण के रूप में देखेंगे। एक आपका है पोस्टकॉर्प, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। पाठ्य विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण, लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण या मनोसामाजिक दृष्टिकोण एवं लोक एवं निजी प्रशासन विभाजन दृष्टिकोण भी। संकुचित दृष्टिकोण देखिए कि संकुचित विचार के मानने वालों के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से है। साइमन ने कहा है कि लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित होती हैं। जैसे हर्बर्ट साइमन ने कहा कि लोक प्रशासन से अभिप्राय जो केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो लोक प्रशासन है। इसी प्रकार लूथर गुलिक ने पोस्टकॉर्प सिद्धांत को इसमें संकुचित दायरे में रखा। फिर है व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक यह मानते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका द्वारा संपादित कार्य हैं। ये व्यापक दृष्टिकोण में है, जो सरकार द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उस सब व्यापक दृष्टिकोण में आ जाते हैं। और वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि सरकार ने हर एक इस समय वर्तमान समय में सरकार व्यक्ति द्वारा संबंधित हर एक काम कर रही है। आप देख सकते हैं इलोबी, मार्क्स, एल डी वाइट इस विचार के समर्थक हैं। मार्क्स के संबंध में अपने व्यापकतम क्षेत्र में लोक प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक नीति से संबंधित समस्त क्रियाएं आती हैं, ये एफ मार्क्स ने कहा। फिर है पोस्टकॉर्प सिद्धांत। ये पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण देखिए इसका स्कोप में है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप के अंतर्गत है। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में पोस्टकॉर्प विचार लूथर गुलिक की देन है। आप ये याद कर लीजिएगा, पोस्टकॉर्प सिद्धांत किसने दिया, लूथर गुलिक ने दिया। क्योंकि ये अंग्रेजी के जो प्रथम अक्षर है उनसे मिलकर बना है। आपसे कह दिया जाएगा पोस्टकॉर्प की अवधारणा के बारे में लिखिए, तो आप देख लीजिए। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना, एस से स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना, डी से डायरेक्टिंग निर्देशन प्रदान करना, कोऑर्डिनेशन समन्वय करना, आर से रिपोर्टिंग यानी अपना प्रतिवेदन देना, बी से बजटिंग मतलब बजट तैयार करना। इसको आप देख सकते हैं पूरा। एक और चीज देख लीजिए जरा, इसका थोड़ा आलोचना। लूथर गुलिक का जो पोस्टकॉर्प विचार है, एक बड़ा आक्षेप यह भी लगता है कि इसमें मानवीय तत्वों की उपेक्षा की गई है। लोक प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत व्यक्तियों की मनोदशाओं, उनकी आदतों, स्वास्थ्य, उसके पारस्परिक संबंधों तथा महत्वाकांक्षाओं इत्यादि का भी प्रभाव उत्पादन एवं संगठन पर पड़ता है। पोस्टकॉर्प विचारधारा में मानवीय संबंधों का कोई स्थान नहीं दिया गया है, परंतु हैथॉन प्रयोग जब हुआ तो उसके ये बताया गया कि प्रशासन के क्षेत्र में मानवीय संबंधों के दृष्टिकोण के समर्थक हैं, वे भी इस सिद्धांत के कट्टर विरोधी हैं। हैथॉन प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध किया गया कि मानवीय संबंधों और उत्पादनकर्ता के कार्य करने की दशाओं पर भी उत्पादन निर्भर करता है। जैसे पोस्टकॉर्प जो लूथर गुलिक द्वारा दिया गया उसमें केवल उस संगठन से संबंधित है, और ये बात बताना भूल गए कि जो प्रशासन है वो मानवीय दृष्टिकोण से भी प्रभावित होता है। जब आप किसी संस्था में काम करते हैं तो वहाँ के लोगों से आपस में जुड़ाव हो जाता है, और जुड़ाव के आधार पर भी उत्पादन घटता बढ़ता रहता है, जैसा कि आपका हैथॉन प्रयोग ने ये सिद्ध कर दिया। ठीक है कि लोक नीति संबंधित दृष्टिकोण। यद्यपि एल डी वाइट द्वारा दी गई परिभाषा के अंतर्गत लोक प्रशासन लोक नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित माना जा रहा है, किंतु विगत कुछ दशकों से यह कहा जा रहा है कि लोक प्रशासन केवल सरकारी नीतियों के व्यवहारिक क्रियान्वयन के लिए ही उत्तरदायी नहीं है, बल्कि नीति के निर्माण में भी इसकी अहम भूमिका है। सामान्यतः यही माना जाता है कि लोक नीति का निर्माण सर्वोच्च राजनीतिक कार्यपालिका तथा विधायिका करती हैं, तथा लोक प्रशासन के अधिकारी एवं संस्थाएं राजनीतिज्ञों द्वारा निर्मित लोक नीति को लागू करते हैं। किंतु लोक प्रशासन की नीति विज्ञान मानने वाले यह तर्क देते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में लोक नीति वैसी ही निर्मित होती है जैसा कि प्रारूप प्रशासनिक अधिकारी तैयार कर देते हैं या तथ्य तथा आंकड़े उपलब्ध करवाकर अपनी भूमिका निभाते हैं। दूसरा तर्क यह दिया जा रहा है कि लोक नीति तो एक स्थूल विचार है, जबकि इस नीति का क्रियान्वयन वास्तव में वैसा ही होता है जैसे कि कार्यक्रम योजनाएं प्रशासन बनाता है। लोक प्रशासन में भी
अधिकांश स्तरों पर नीतियाँ तैयार होती हैं। वैसे भी नीति विज्ञान ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान तथा लोक प्रशासन का क्षेत्र मिलता जुलता है। नीति विज्ञान विज्ञानी मानते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स भी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन का क्षेत्र मिलता जुलता है। इनके मध्य दूरी या विभाजक रेखा खींचना हितकर नहीं है, जैसे कि एजिकल ड्रेकर तथा मर्सन इसी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। एक है मनो सामाजिक दृष्टिकोण। फ्रेडरिक्स फेरेलहैडे एवं स्टोक्स तथा रॉबर्ट डहल इत्यादि प्रगतिशील विद्वान यह मानते हैं कि लोक प्रशासन निर्वात यानी शून्य में कार्य नहीं करता है, बल्कि यह तो संपूर्ण मानव समाज का अनिवार्य अंग है। अतः लोक प्रशासन का क्षेत्र कुछ प्रबंधकीय तकनीकें नहीं, बल्कि मानव समाज की सभ्यता, संस्कृति, मूल्य, परिस्थितियां, अर्थव्यवस्था तथा मानव व्यवहार इत्यादि इसके अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन तथा सिद्धांत निर्माण को एक दूसरे का पर्याय मानने का कारण ही यही है कि ऐसा लोक प्रशासन को एक सैद्धांतिक विषय के रूप में स्थापित करने के लिए यह नितांत आवश्यक है। रॉबर्ट डहल का मानना है, जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं बनाया जाता, तब तक लोक प्रशासन को विज्ञान मानने का दावा खोखला ही बना रहेगा। इस प्रकार यह दृष्टिकोण पारिस्थितिकीय उपागम का समर्थक है, जो न केवल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक कारकों से लोक प्रशासन के अध्ययनों में सम्मिलित करता है, बल्कि अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ अंतर्विषयी दृष्टिकोण पर भी बल देता है। वास्तव में लोक प्रशासन का क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र तो सम्मिलित नहीं किया जा सकता, बल्कि लोक प्रशासन के अध्ययनों में कुछ सामाजिक पक्षों को समाहित करना एक सीमा तक अनिवार्य सा है। अब आइए लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में द्विभाजन दृष्टिकोण। तो लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में कुछ आधारभूत समानताएं भी हैं, तो कुछ स्पष्ट अंतर भी हैं। हेनरी फ्योल, मैरी पार्कर फॉलेट तथा ओरविक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद नहीं स्वीकारते। याद रखिएगा, हेनरी फ्योल, मैरी पार्कर फॉलेट और ओरविक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं करते हैं। उनके अनुसार जो सरकारी प्रशासन है और निजी प्रशासन है एक ही है। फ्योल के अनुसार प्रशासन का जो अर्थ मैंने बताया है वह प्रशासनिक विज्ञान के क्षेत्र को बहुत विस्तृत बना देता है। अर्थात लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन की कार्यप्रणाली, नियम तथा क्षेत्र एक समान है, लेकिन वर्षों से यह माना जाता रहा है कि लाभ, उद्देश्य, व्यापकता, दायित्व तथा लोकहित के आधारों पर लोक एवं निजी प्रशासन में व्यापक अंतर विद्यमान है। निसंदेह एक बनिए की दुकान तथा सरकारी कार्यालय एक समान नहीं हो सकते, लेकिन लोक उपक्रमों के माध्यम से सरकार ने भी उन्हीं क्रियाओं को अपना लिया है तो एक निजी कंपनी अपनाती है। दूसरी ओर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सामाजिक विकास के दायित्व सरकार उठाती है। अतः सरकार कुछ कानून तथा नीतियों को इस प्रकार की बना देती है कि वे सरकारी संगठनों तथा निजी संगठनों पर एक समान लागू होती हैं। बढ़ते वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के अंतर को कम किया है। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के इसी द्विभाजन ने इसके क्षेत्र का रेखांकन अस्पष्ट बनाया हुआ है। आगे लोक प्रशासन का महत्व देखिए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम केवल इम्पोर्टेंट पढ़ दे रहे हैं, बाकी आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब बेहद आसान भाषा में है, आप इसको पढ़ेंगे तो एक बार में याद हो जाएगा। लोक प्रशासन का महत्व देखिए। लोक प्रशासन सभ्य समाज की सर्वोच्च प्राथमिक आवश्यकता है। लोक प्रशासन केवल सभ्य जीवन का संरक्षक ही नहीं, बल्कि यह सामाजिक विकास, सामाजिक न्याय और सुधार संशोधनों का प्रमुख साधन भी है। यह व्यक्ति के जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद तक के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं अर्पित करता है। यह आधुनिक सभ्यता का हृदय है। लोक प्रशासन पुलिस राज्य से निकलकर न सिर्फ कल्याणकारी राज्य और प्रशासकीय राज्य के पड़ाव तक पहुंच चुका है, अपितु नागरिकों के जीवन को समस्या रहित बनाने के लिए प्रयत्नशील है। लोक प्रशासन न केवल लोकतांत्रिक राज्यों में अपितु पूंजीवादी, साम्यवादी, विकसित, विकासशील, अविकसित, यहाँ तक कि तानाशाही व्यवस्थाओं में भी अति महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि इन सभी राज्यों की सरकार अपनी नीतियों और योजनाओं का कार्यान्वयन स्थायी सरकार यानी लोक प्रशासन के द्वारा ही करती हैं। लोक प्रशासन के महत्व को दर्शाते हुए प्रोफेसर
डनहम ने लिखा कि यदि हमारी सभ्यता विफल हुई तो उसके लिए प्रशासन की सफलता प्रमुख रूप से उत्तरदायी होगी। इसी प्रकार चार्ल्स बेयर्ड लोक प्रशासन के महत्व के बारे में लिखा कि प्रशासन के विषय से अधिक महत्वपूर्ण अन्य कोई विषय नहीं होता। सभ्य शासन तथा मेरे विचार से स्वयं सभ्यता का भविष्य भी हमारी इस क्षमता पर निर्भर करता है कि हम एक सभ्य समाज के कार्यों की पूर्ति के लिए एक कुशल प्रशासकीय दर्शन, विज्ञान और व्यवहार का विकास करें। लोक प्रशासन के महत्व को निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। पहला है राज्य का व्यवहारिक तथा विशिष्ट भाग। दूसरा हेडिंग है जन कल्याण का माध्यम। इस रूप में लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण अध्ययन है ये। फिर लोक प्रशासन इसलिए भी आवश्यक है कि देश की अखंडता और रक्षा तथा शांति व्यवस्था बनाए रखना बिना लोक प्रशासन के संभव नहीं है। फिर इसलिए भी लोक प्रशासन का अध्ययन इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे यह लोकतंत्र का वाहक और संरक्षक दोनों बन जाता है। फिर ये सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है क्योंकि जैसे भारतीय परिवेश में आपने देखा कि 1947 से पहले और 1947 के बाद समाज में कितना परिवर्तन हुआ। ये लोग बताते हैं कि तमाम दोष समाज के दोष हैं वो गलत हैं। फिर सभ्यता, संस्कृति तथा कला का संरक्षक भी है। एक इसका भी लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण भाग है ये। विकास प्रशासन का पर्याय। फिर विधि एवं न्याय, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। औद्योगिक एवं आर्थिक विकास, ये लोक प्रशासन का एक बेहद महत्वपूर्ण उसका अध्ययन के लिए महत्व साबित हुआ। औद्योगिक, आर्थिक एवं विकास आजीविका का माध्यम भी है ये। थोड़ा सा देख लीजिए कि सारांशतः लोक प्रशासन संपूर्णतः सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक पक्षों को प्रभावित करने वाला विषय बन चुका है। इस संबंध में पंडित नेहरू ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के उद्घाटन बैठक यानी 29 मार्च 1954 में प्रशासकों को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रशासन अन्य बहुतों से पक्षों की भांति पंडित नेहरू ने कहा कि प्रशासन अन्य बहुतों से पक्षों की भांति अंतिम विश्लेषण की दृष्टि में एक मानवीय समस्या है। इसमें मनुष्यों से व्यवहार करना पड़ता है, न कि आंकड़ों की सूची से। प्रशासक अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के बारे में अव्यवहारिक दृष्टिकोण से सोच सकता है और उनके संबंध में ऐसे निर्णय कर सकता है जो देखने में न्यायपूर्ण लगे किंतु उनमें मानवीय तत्व भुला दिया गया हो। आप चाहे किसी विभाग में कार्य करते हो, सदैव ही मानवीय समस्याओं से संबंध रहते हैं। यदि इस तथ्य को भूलते हैं तो वास्तविकता से दूर भागते हैं। प्रशासन का उद्देश्य कुछ प्राप्त करना है, न कि प्रक्रिया के कुछ विशेष नियमों का अनुगमन करते हुए नरगिस के पौधे के समान पूर्ण संतोष करके शीश महल में बैठे आनंद का जीवन व्यतीत करना। मानव समाज और उसका जन कल्याण ही तो प्रशासन की कसौटी है। ऐसा प्रशासन के बारे में आपके प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने विचार रखा। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन नागरिकों को बहुत गहरे से प्रभावित करता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं हुई कि लोक प्रशासन के बिना आधुनिक सभ्य समाज की कल्पना करना कठिन है। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। आप देख रहे हैं कि आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से लोक प्रशासन जुड़ा हुआ है और बिना उसके अब आधुनिक समय नहीं चल सकता। एल.डी. वाइट ने लिखा है कि आज का लोक प्रशासन इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि इसे आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु कहा जाता है। ये बात भी सही है। और इसी प्रकार आपके हरमन फाइनल ने लिखा है, किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, उसके मंत्रीगण भी योग्य हो, परंतु बिना दक्ष प्रशासकों के उस देश का शासन सफल नहीं हो सकता। लोक प्रशासन के बारे में हरमन फाइनल का एक बेहद महत्वपूर्ण और सटीक और एकदम व्यवहारिक कमेंट है। इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका लोक प्रशासन का पहला यूनिट। बीए थर्ड ईयर का जो ईयरली प्रोग्राम का कोर्स है उसके लिए उन लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर ये आपका रिटर्न है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और भरसक इसको समझने का प्रयास करने का, और इसको अच्छे समझना तो
थोड़ा सा इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप उसको नोट कर लीजिए, ताकि आपको रिवीजन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।